हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम को किस तरह से अप्लाई किया जाता है और इसकी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई है। तो जेईई मेंस 2021 की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसके अंदर हमारा टॉपिक था फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मैंने शुरू किया है टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम। तो इस थ्योरम से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हम कुछ लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। देखो, मेरे पास कोई एक लिक्विड है, ठीक है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड क्या होता है? जो बह सकता है। ठीक है, गैस भी एक तरह से क्या है? फ्लूइड है। तो फ्लूइड क्या होता है? जो बह सकता है। और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A2। यहाँ से कुछ लिक्विड फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो लिक्विड यहाँ से पास हो रहा है, जो फ्लूइड यहाँ से पास हो रहा है, उसका वेलोसिटी है v1 और यहाँ से जो पास हो रहा है उसका वेलोसिटी है v2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि a1 इंटू v1 इक्वल टू होता है a2 इंटू v2। ये कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कब अप्लाई करना है? जब आपके पास जो लिक्विड का फॉलो हो रहा है वो एक स्ट्रीम लाइन फॉलो हो, मतलब यहाँ से जो भी पार्टिकल्स पास करेगा उसका वेलोसिटी हर एक पार्टिकल्स का क्या होगा? सेम होगा। तो आपके पास एक स्ट्रीम लाइन फॉलो होना चाहिए और उस लिक्विड की क्या होनी चाहिए? विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। उस लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। और वह लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, अर्थात एक दूसरे को दबाने वाला नहीं होना चाहिए लिक्विड यहाँ पे। तो a1 इंटू v1 इक्वल टू a2 इंटू v2। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि av इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ होगा। av इक्वल टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट हुआ होगा, ठीक है। एरिया था ये और ये थी वेलोसिटी। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। कॉन्स्टेंट इसको मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड लिख सकता हूँ इसको कॉन्स्टेंट। तो ये चीज जो है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये चीज किसको बता रही है? ये चीज किसको बता रही है? वॉल्यूम के फॉलो होने की रेट को बता रही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dv/dt लिख सकता हूँ। ये हो गया वॉल्यूम के फॉलो होने की रेट। तो ये किस चीज को बता रही है? वॉल्यूम के फॉलो होने की रेट। तो सवाल में कभी कभी आपको दे देगा कि वॉल्यूम के फॉलो होने की रेट बताओ, तो वो क्या होगी? a इंटू वेलोसिटी। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, वेलोसिटी उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स पास हो रहे हैं उनका वेलोसिटी। तो a इंटू v, ये क्या होता है? dv/dt हुआ करता है, वॉल्यूम के फॉलो होने की रेट। ओके, ये तो क्या था? मेरे पास कॉन्सेप्ट था। अब इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो थोड़ी सी चीज, छोटी सी देखो, ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको कब अप्लाई करना है? जब आपके पास स्ट्रीम लाइन फॉलो हो, लिक्विड क्या हो, जो फ्लूइड है आपके पास इनकम्प्रेसिबल हो, और दूसरी चीज उसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ओके, a इंटू वेलोसिटी क्या था? कांस्टेंट, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ इधर? रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो रो क्या था? डेंसिटी थी उस लिक्विड की, इंटू v इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही रहेगा, डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे डेंसिटी को मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ kg पर मीटर क्यूब। अरे इसकी तो मुझे पता था, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब किया तो ये बता kg पर सेकेंड, और ये किसके इक्वल आ रहा है? kg पर सेकेंड। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मास के फॉलो होने की रेट है kg पर सेकेंड। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? मास के फॉलो होने की रेट dm/dt बोल सकता हूँ अगर मैं बोलूँ तो इसको मास के फॉलो होने की रेट। तो ये क्या है? मास के फॉलो होने की रेट, तो kg पर सेकेंड। तो सवाल में कभी कभी आज आपको पूछ लेगा कि मास के फॉलो होने की रेट बताओ। तो जब सवाल में आपको पूछा जाए कि मास के फॉलो होने की रेट, तो आपको क्या लिखना है? रो इंटू a इंटू v। ये क्या है? डेंसिटी है उस फ्लूइड की, ये एरिया है, और ये वेलोसिटी है जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से जब फ्लूइड के पार्टिकल्स पास हो रहे हैं उनका वेलोसिटी। कैसा होना चाहिए फ्लूइड? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मेरे पास स्ट्रीम लाइन फॉलो होना चाहिए उनका, और फ्लूइड आइडल फ्लूइड होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ओके, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर बेस एक प्रॉब्लम का, सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखो, आपके पास कुछ इस तरह से है और कुछ इस तरह से आपके पास ये जा रहा है इस तरह से ऐसे, ठीक है। यहाँ एरिया है 6a, ये है 4a और ये है 2a।
यहाँ से वेलोसिटी जो जा रही है वो है वेलोसिटी, यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ फॉर 6 मीटर पर सेकेंड बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। आपको ये वाली वेलोसिटी बतानी है v कितनी होगी। तो सिंपल चीज है, यहाँ से जितना फ्लूइड एंटर होगा यहाँ से उतना ही बाहर होगा। देखो मास कंजर्वेशन के ऊपर बेस थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा a1 6 वेलोसिटी 6 इक्वल टू 4a इंटू 4 प्लस 2a इंटू v। तो यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, v का वैल्यू। तो एक तो सिंपल बेसिक प्रॉब्लम थी, यहाँ पे कोई फ्लूइड यहाँ से क्या हो रहा था, पास हो रहा था, कुछ इस तरह से जा रहा था, ठीक है, किसी पाइपलाइन से। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। अब मैं बात करता हूँ एक सवाल के, बिल्कुल सिंपल सवाल है, सवाल एग्जाम में तो नहीं आया हुआ, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम से हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिलती है। देखो इस तरह से यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे कोई फ्लूइड भरा हुआ है इस लिक्विड के अंदर, और 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ से जो फ्लूइड पास होगा उसकी वेलोसिटी है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, यूनिट का विशेष तौर पे ध्यान रखना। और ये जो हाइट है 80 मीटर की हाइट पे है ये, ठीक है, और ये नीचे ग्राउंड है। अब आपको हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है, क्योंकि यहाँ से जो लिक्विड फॉलो होगा वो कुछ इस तरह से नीचे आएगा, ठीक है। जो भी फ्लूइड होगा यहाँ से तो वो क्या आएगा, कुछ इस तरह से नीचे आएगा, ओके। तो यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है RH, ये आपको बतानी है। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ के बाद ये जो फ्लूइड होगा वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ की जो वेलोसिटी होगी उसको मैं बोल देता हूँ v। अब ये v पता करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या लगा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा रहा हूँ इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पे। एरिया इसका है 2 मीटर स्क्वायर, 2 इंटू वेलोसिटी है 10 इक्वल टू ये वाला एरिया 10 इंटू 10 की पावर -2, मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू वेलोसिटी v। तो यहाँ से मेरे पास v का वेलोसिटी v पता चल जाएगा कि v कितना आएगा। अब देखो नीचे वाली डायरेक्शन को मैं क्या मानता हूँ, पॉजिटिव, ठीक है, नीचे वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। तो इस लिक्विड का जो ये फ्लूइड है मेरे पास, यहाँ पे जो फ्लूइड है इसके अंदर, इसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा इनिशियल कंडीशन में। तो अभी वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैं जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों को सोल्व करता हूँ तो y एक्सिस की मोशन को अलग से देखता हूँ और x एक्सिस की मोशन को मैं अलग से देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए वेलोसिटी का y कंपोनेंट इनिशियल में क्या है, 0, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे s कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, नीचे की तरफ है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर, इनिशियल 0 प्लस हाफ GT²। यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। t का वैल्यू आने के बाद अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स है जो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को चेंज कर सकता है, नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को चेंज कर सके। तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ये मोशन करेगा तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये वाली डिस्टेंस पता करनी है मुझे, RH। तो RH को मैं ये लिख सकता हूँ कि ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इसकी v है और टाइम ये है t। ये कैसे लिखा मैंने, प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन से लिखा है। जिसको नहीं आता उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी आपको। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इनटू t, ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कांस्टेंट स्पीड के लिए फॉर्मूला हुआ करता था। तो ये सवाल हो गया खत्म। अब मैं बात करता हूँ बर्नौलीज थ्योरम की, बर्नौली इक्वेशन की, ठीक है। तो क्या होती है क्या नहीं होती। तो देखो बर्नौली, यहाँ पे मैं डेरिवेशन की बात नहीं करूंगा आपके पास, मैं केवल आपको थ्योरम्स बताऊंगा और उसके ऊपर जो बेसिस प्रॉब्लम है उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो बर्नौलीज थ्योरम, देखो बर्नौली ने क्या बोला कि कोई भी फ्लूइड होता है वो 3 तरह की एनर्जी रखता है। एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक रखता है पोटेंशियल एनर्जी और एक रखता है प्रेशर एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अगर मैं पर यूनिट मास के लिखूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v²/2। पोटेंशियल एनर्जी होती थी mgh। अगर मैं पर यूनिट मास की लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, gh। ये पर यूनिट मास की है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी p/ρ। तो बर्नौली ने बोला कि किसी भी फ्लूइड के लिए, अगर देखो उन्होंने बोला कि अगर कोई फ्लूइड क्या है, स्टेडी फ्लो हो रहा है उसका,
स्टेडी फ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो है उसका। और दूसरा है वो फ्लूइड क्या है, आइडल फ्लूइड है, आइडल फ्लूइड है। आइडल फ्लूइड का मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी क्या है, जीरो है, विस्कोसिटी क्या है उसकी, जीरो है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है मेरे पास, ठीक है, आइडल फ्लूइड है, स्टेडी फ्लो हो रहा है, इनकम्प्रेसिबल है, इरोटेशनल फ्लूइड है मेरे पास, मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा फ्लूइड, और वहां पे ना कोई हीट का लॉस हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि उस फ्लूइड के लिए, उन्होंने बोला बर्नौली ने, कि अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है, आइडल फ्लूइड है, मतलब उसकी विस्कोसिटी जीरो है, और जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, एक दूसरे को दबाने वाला नहीं है, तो इरोटेशनल फॉलो हो रहा है वहां पे, तो उस फ्लूइड के लिए उन्होंने बोला कि पर यूनिट मास एनर्जी P अपॉन रो, ठीक है, पर यूनिट मास एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ से v² 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी GH का समेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बर्नौली ने बोला। बर्नौली ने क्या बोला कि P अपॉन रो प्लस v² 2 प्लस GH इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे अजम्पशन जरूर देख लेना इसकी, क्या है, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, आइडल फ्लूइड होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए, और जो फ्लूइड है वो इरोटेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो P अपॉन रो प्रेशर एनर्जी, पर यूनिट मास की काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे पर यूनिट मास की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है उस फ्लूइड के लिए, कांस्टेंट रहती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो है कि बर्नौलीज थ्योरम जो होती है, बर्नौलीज जो थ्योरम होती है, यहाँ पे बर्नौलीज जो थ्योरम होती है वो फ्लूइड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे हम लगा सकते हैं। ध्यान रखना, फ्लूइड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के ऊपर हम लगा सकते हैं। तो फ्लूइड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे, किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे हम लगा सकते हैं। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, उन्होंने बोला कि अगर कोई फ्लूइड है, मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी होगी। उन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी होती है, तो पर यूनिट मास की एनर्जी ये हो गई, m का डिवाइड कर दो तो पर यूनिट मास एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी GH और प्रेशर एनर्जी P अपॉन रो। और उन्होंने बोला कि अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है, आइडल फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है और इरोटेशनल है, मतलब को रोटेशनल नहीं हो रहा फ्लूइड, और विस्कोसिटी उसकी जीरो है, तो उसके लिए ये चीज हुआ करती है। और बर्नौलीज थ्योरम लिक्विड के या फ्लूइड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के ऊपर मैं लगा सकता हूं, ये इन्होंने बोला बर्नौलीज, ठीक है। अब सवाल सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी अप्लाई कैसे किया जाता है बर्नौलीज थ्योरम को, ठीक है। तो सवाल बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिंपल सवाल है। एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करो तो आपको क्या मानना है, रेफरेंस लेवल जरूर मानना है। और रेफरेंस लेवल पे हम क्या मानते थे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते थे। जब भी आप बर्नौलीज थ्योरम के सवालों को सोल्व करो तो आपको एक रेफरेंस लेवल मानना है, और उस रेफरेंस लेवल पे अपन क्या मानते थे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चलते थे। तो देखो सवाल आपके पास कुछ इस तरह से, कोई फ्लूइड है, ठीक है, कुछ इस तरह से फॉलो हो रहा है उसका, और ये जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है उसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब सवालों में आपको कुछ नहीं बोला जाए फ्लूइड के बारे में तो मान के चलना है कि जो फ्लूइड आपके पास आइडल फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी वगैरह सब क्या है, जीरो है, स्ट्रीम लाइन फॉलो हो रहा है। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, जो वाटर फॉलो हो रहा है इसके अंदर, वो दे रखा है 1000 kg/m³, ठीक है। तो ये डेंसिटी दे रखी है, और यहाँ पे जो प्रेशर P1 और P2 है इनका डिफरेंस दे रखा है 3 atm। सवाल आपके पास ये है कि वॉल्यूम के फॉलो होने की रेट बतानी है, जो वॉल्यूम फॉलो रेट है वो आपको बतानी है। तो देखो करना क्या है, सवाल में कुछ भी नहीं करना। देखो सबसे पहले आपको क्या मानना है, एक रेफरेंस लेवल मानना है, ठीक है। रेफरेंस लेवल मान लिया मैंने। इस रेफरेंस लेवल पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना जाता है, जीरो, ठीक है। रेफरेंस लेवल मान लो और उस पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। बर्नौलीज थ्योरम लिक्विड के या फ्लूइड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे मैं लगा सकता हूँ। बर्नौलीज थ्योरम फ्लूइड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के ऊपर लगा सकता हूँ मैं। तो ये दो पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिए, एक तो ये और एक ये। इन दोनों पॉइंट्स पे मैं क्या लगा रहा हूँ, बर्नौलीज थ्योरम। रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान के चलता है, जीरो। तो यहाँ पे जो फ्लूइड हो रहा है, ये लिक्विड का जो पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, और यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। सिंपल चीज है। अब देखो यहाँ का प्रेशर है P1 और यहाँ का प्रेशर है P2। तो मैं बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम में लिखता हूँ और इस पॉइंट पे लिखता हूँ, और उनका समेशन कांस्टेंट रहता है। तो देखो
प्रेशर यहाँ पे कितना होगा इसका, देखो उन्होंने बोला P अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एच क्या रहता है कॉन्स्टेंट। मैं इस रो को इधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा रो वी स्क्वायर बाई टू प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर लिखता हूँ मैं P1 प्लस यहाँ की जो प्रेशर एनर्जी है ये होगी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ की रो, यहाँ का वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ V1 और यहाँ का वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं V2। तो यहाँ पे V1 स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो होगी रेफरेंस लेवल पे, ओके। यहाँ की प्रेशर एनर्जी P2, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस रो V2 स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी जीरो। इतना समझ में आया। यहां से मैं बोल सकता हूं कि P1 माइनस P2 इक्वल टू आ चुका है मेरे पास आज रो V2 स्क्वायर बाई टू माइनस रो V1 स्क्वायर बाई टू। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो मेरे पास V1 और V2 दो अननोन है तो दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ की वेलोसिटी V1 और इक्वल टू वहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 2 इंटू वहाँ का वेलोसिटी V2। अगर मान लो कि मैं V1 को V के इक्वल मान लेता हूँ, यहाँ पे V1 को मैं V के इक्वल मान लेता हूँ तो 10 इंटू V इक्वल टू 2V2, V2 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 5V। तो V1 का वैल्यू यहाँ पे P1 माइनस P2 इंटू रो कॉमन ले लो बाई टू कॉमन ले लो V2 का स्क्वायर, V2 का वैल्यू है 5V स्क्वायर तो 25V स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा V1 का स्क्वायर और V1 क्या था मेरे पास V का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 24 स्क्वायर रो। और P1 माइनस P2 मेरे को दे रखा है यहाँ पे कितना 3 ATM, तो इसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 5, रो का वेलोसिटी है 1000 मेरे पास यहाँ पे और बाई टू 25 यहाँ से 24V स्क्वायर आ जाएगा। V का वैल्यू आ चुका होगा मेरे पास यहाँ पे। अब इन्होंने बोला कि वॉल्यूम फ्लो रेट, तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होती थी AV इक्वल टू यही तो क्या होती थी वॉल्यूम फ्लो रेट। यहाँ का एरिया ले लो और यहाँ की वेलोसिटी ले लो, या फिर यहाँ का एरिया ले लो और यहाँ की वेलोसिटी ले लो। एरिया पता है वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी आपके पास, रख दो तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगी। तो सवाल में हमने जो सीखना था वो क्या था रेफरेंस लेवल माने, उस रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता है, ठीक है। फिर मैं लिक्विड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे मैं क्या लगा सकता हूँ बर्नौलीज थ्योरम लिख सकता हूँ, ठीक है। बर्नौली थ्योरम मैंने लिखी यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, यहाँ की फ्रेक्शन एनर्जी लिखी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी लिखी और यहाँ की मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखी और समेशन कर दिया उसके इक्वल के इक्वल, यहाँ की एनर्जी के इक्वल कर दिया और फिर मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज किया यहाँ पे। तो सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगला सवाल देखो, आप खुद सॉल्व करो उसको। तो सवाल में क्या है देखो, पहले आपके पास इसके अंदर फ्लूइड है यहाँ पे, ठीक है, कुछ फ्लूइड है कुछ इस तरह से, ओके। और यहाँ पे जो प्रेशर दे रखा है P1 और यहाँ पे इस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 1000, ठीक है, और यहाँ का एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्लूइड का जो फॉलो हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉलो हो रहा है फ्लूइड का, और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे क्या हुआ है झुका हुआ है कुछ इस तरह से, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का स्लोप है यहाँ पे। और P1 माइनस P2, यहाँ पे अगर P1 है और ये है P2, तो P1 और P2 का जो डिफरेंस दे रखा है वो है 2 ATM। P1 और P2 का डिफरेंस कितना दे रखा है 2 ATM दे रखा है। तो सवाल आपके पास ये है कि मास फ्लो रेट बतानी है आपको। देखो सवाल में इसमें कुछ भी नहीं करना था, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करनी है। पहले तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यूज करता हूँ। यहाँ से मान लो कि जो फॉलो हो रहा है लिक्विड उसकी वेलोसिटी है V1 और यहाँ से जहाँ बाहर निकलता है उसकी है V2। तो मैं भाई यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे दे रखा है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो आप यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 V2 लिखता हूँ। V1 को मैं क्या मान लेता हूँ V मान लेता हूँ, ठीक है। तो V1 को V, A1 10 हो गया यहाँ पे और A2 मेरे पास है 4 और V2, तो V2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास कितना, यहाँ पे V2 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 10/4 V2 का वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ लिक्विड के इन दोनों पॉइंट्स पे मैं क्या कर रहा हूँ बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। मैं लिक्विड का पॉइंट A और ये पॉइंट B, इन दोनों पॉइंट्स पे मैं बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा एक रेफरेंस लेवल मानूंगा और रेफरेंस लेवल में यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। और इस रेफरेंस लेवल पे मैं क्या मान के चलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी को जीरो।
लिक्विड के इस पॉइंट की एनर्जी लिखूंगा मैं और इस वाले पॉइंट की एनर्जी लिखूंगा। देखो यहाँ का प्रेशर P2 है और यहाँ का प्रेशर P1 है। सबसे पहले मैं इस पॉइंट की एनर्जी लिखूंगा, यहाँ की प्रेशर एनर्जी P1 प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी रो V1 स्क्वायर, तो V1 का वैल्यू V था तो रो V स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यहाँ की प्रेशर एनर्जी P2। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये वर्टिकल हाइट चाहिए मुझे, तो ये देखो ये वाली लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी 10 cos 60 10 sin 60, तो 10 सेंटीमीटर में यहाँ पे तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -2 इंटू साइन यहाँ पे कितना आएगा 60। ठीक है, ये तो हो गया और यहाँ से रो और ये जी। ओके, तो ये होगी यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे यहाँ की काइनेटिक एनर्जी की, रो V स्क्वायर बाई 2, V का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे V2 होगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम आपके पास कोई कंटेनर है लिक्विड का, ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा गया है और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस कंटेनर का A है और यहाँ पे एक होल कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो फ्लूइड पास होगा उसका वेलोसिटी है V और ये जो होल का एरिया है वो A है, स्मॉल a, और ये है बड़ा वाला A। ठीक है, आपको ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। जैसे मैं यहाँ पे होल करूंगा तो यहाँ से जो फ्लूइड होगा वो निकलना शुरू होगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको ये वेलोसिटी V फाइंड करनी है। तो देखो किस तरह से, बाहर जो एटमॉस्फेयर है वहां का प्रेशर आपको P मान के चलना है, ठीक है, P0 मान के चलना है। तो देखो कैसे करना है सवाल को, सबसे पहले यहाँ का एरिया कितना दे रखा है A। ओके, यहाँ का एरिया कितना दे रखा है A स्मॉल एरिया और यहाँ का A। मान लो कि यहाँ पे जो फ्लूइड नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ V सरफेस और ये है वेलोसिटी V। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख रहा हूँ, यहाँ से लिक्विड आ रहा है और यहाँ से लिक्विड जा रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख रहा हूँ मैं फ्लूइड के लिए। यहाँ का एरिया इंटू VS इक्वल टू यहाँ का एरिया इंटू वेलोसिटी V, यहाँ की इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास दो अननोन है VS और V, तो मुझे दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब मैं याद करता हूँ बर्नौली। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे U बराबर 0 लेवल मान के चलना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रेफरेंस लेवल मानूंगा मैं, तो उस रेफरेंस लेवल पे मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानूंगा। रेफरेंस लेवल हम जहाँ भी मानते हैं वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं। मैं यहाँ की एनर्जी लिखूंगा फ्लूइड के लिए और यहाँ की एनर्जी लिखूंगा और दोनों को मैं बराबर कर दूंगा। यहाँ पे देखो कौन कौन सी होगी, प्रेशर, यहाँ का प्रेशर मान लो कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा फ्लूइड का वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा और उसका मैं प्रेशर बोल देता हूँ P0। ठीक है, तो P0 एटमॉस्फेयर का प्रेशर के कांटेक्ट में होगा तो वही प्रेशर होगा जो बाहर का होगा यहाँ पे, तो P0 प्लस यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 0। ठीक है, इनटू यहाँ की काइनेटिक एनर्जी रो V स्क्वायर बाई 2, इतना आया समझ में। यहाँ की प्रेशर एनर्जी P0, क्योंकि ये वाले जो कांटेक्ट में होंगे ओपन कंटेनर है तो ये भी एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट में होंगे, तो इनका जो प्रेशर होगा वो P0 होगा। यहाँ की प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी रो इंटू GH। रेफरेंस लेवल से H हाइट के ऊपर पे जा रहा हूँ मैं, तो रो इंटू GH लिखूंगा मैं, पॉजिटिव में लिखूंगा रो इंटू G इंटू H प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी रो V सरफेस स्क्वायर बाई 2। P0 से P0 में बजा सकता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो रो से रो भी जा गया। अब इधर आया मेरे पास V स्क्वायर बाई 2 माइनस VH स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू मेरे पास GH आया। इस 2 को इधर भेज दो तो V स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर इक्वल टू आया मेरे पास 2GH। ओके, VS का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AV अपॉन A। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इधर आया मेरे पास, ये माइनस में हो गया आगे। ठीक है, अब V स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर, तो VS का वैल्यू क्या है मेरे पास V स्क्वायर माइनस AV अपॉन A का स्क्वायर इक्वल टू 2GH। V स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस A अपॉन यहाँ पे आया 1 माइनस V स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या लिया कॉमन लिया तो ये इसका स्क्वायर आता इक्वल टू है मेरे पास 2GH। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करो आप। सॉल्व करने पर आपके पास आता है V का वैल्यू रूट के अंदर 2GH अपॉन 1 माइनस ये A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये तो आ गया मेरे पास जनरल रिजल्ट। ये जो होल था A क्या था स्मॉल एरिया होल का एरिया, A क्या था ये बड़े वाला एरिया।
अब देखो ये प्रॉब्लम पूछी गई है एग्जाम में, अगर जनरल फॉर्म में दे रखा है तो वेलोसिटी आपको ये लिख लेनी है, इस सॉल्व पे जो फ्लूइड पास होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली होगी। अगर आपको सॉल्व में कंडीशन दे दे कि होल का एरिया लेस देन ऑफ ए, इस वाले एरिया से ये होल का एरिया बहुत छोटा है, तो मैं बोल सकता हूं कि आज ये चीज जीरो हो जाएगी। अगर ये बहुत छोटा है, नीचे ऊपर बहुत छोटा नीचे बहुत बड़ा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू √2gh होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, √2gh। h क्या है, ये वाली वर्टिकल हाइट्स सरफेस और होल के बीच के बिटवीन, ठीक है। तो h क्या है, ये वर्टिकल हाइट होगी और √2gh। ध्यान रखना, ये रिजल्ट कब याद रखना है, जब कंडीशन आपके पास ये हो। अगर जनरल फॉर्म है तो इसका जनरल फॉर्म ये होगा, ठीक है। रिजल्ट कब याद रखना है, जब आपके पास कंडीशन ये हो। अब दूसरी चीज देखो, जब सवालों में आपको होल के बारे में कुछ ना दिया गया हो तो मान के चलना है कि ये वाली कंडीशन है। जब सवालों में आपको होल के बारे में कुछ ना दिया गया हो तो मान के चलना है कि ये वाली कंडीशन है, ठीक है। ए लेस देन ए होगा जब सवालों में कुछ नहीं दिया हो। जब सवालों में कुछ दिया हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो इसको हर जगह नहीं चेपना है, कंडीशन ये होगी। अगर सवालों में कुछ नहीं दिया गया तो मान के चलना है कि होल का एरिया काफी छोटा होगा इस बड़े वाले ए से, ठीक है। इस वाले ए से काफी छोटा होगा। तो अगला सवाल है, इसी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में कुछ भी नहीं है, अब तो सवाल खत्म हो गया है। बर्नौलीज थ्योरम किस तरह से अप्लाई की जाती है लिक्विड के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। मेरा मकसद यही था कि बर्नौलीज थ्योरम को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। देखो H1 कोई कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है और ये H1 हाइट है, ये होल है, होल के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो मान के चलना है कि इस वाले एरिया से काफी छोटा है। और ये है H2 हाइट। आपको पूछा है कि इनिशियल इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, मतलब यहाँ से जैसे ही फ्लूइड आएगा यहाँ से निकलेगा बाहर, ठीक है। तो बाहर निकलने पे जो मैक्सिमम दूरी पे जितनी जाएगा, देखो होगा क्या इसके साथ, पहले तो क्या होगा, काफी दूर जाएगा, फिर धीरे धीरे ये कंटेनर खाली होता जाएगा, तो पास में आता जाएगा, पास में आता जाएगा और पास में यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरह से होगी। तो इन्होंने बोला कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि जब इनिशियल में होगा तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यहीं पे आएगी, ऐसे कुछ। ये वाली हॉरिजॉन्टल रेंज इन्होंने मेरे को पूछी है। इनिशियल क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि भाई जैसे जैसे यहाँ पे ये फ्लूइड खाली होता जाएगा तो फ्लूइड कुछ यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो मुझे इनिशियल पता नहीं है ये वाली। देखो जब यहाँ से निकलेगा, ठीक है, कंटेनर से फ्लूइड, तो वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। पीछे वाले रिजल्ट से मैं बोल सकता हूँ होल के बारे में कुछ ना दिया गया हो तो मान के चलना है ए लेस देन ऑफ ए, और रिजल्ट यूज करना है ये √2gh। सवाल खत्म हो चुका है। नीचे हाइट है H2, यहां से ये फ्लूइड क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा, ठीक है। ये ग्राउंड है नीचे, तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए पहले मैं वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा, फिर एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा। वाई डायरेक्शन में केवल mg लग रहा है और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, √2gh। देखो H2 इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ gt², यहां से t का वैल्यू आ गया 2h2 अपॉन, यहाँ पे 2h2 अपॉन g, ये आ गया मेरे पास t का वैल्यू। अब मुझे ये हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है इनिशियल, तो r इक्वल टू इस ये वेलोसिटी √2gh, ठीक है। और ये h हाइट कितनी थी, h1 के इक्वल, इनटू ये समय t √2h2 अपॉन g। सवाल खत्म हो चुका है। यहाँ पे अंदर ले लो इसको, यहाँ पे तो यहाँ पे जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, रूट के अंदर ले लूँ वापस इसको मैं, तो यहाँ पे देखो ये 4 आ जाएगा तो 2 बार आ जाएगा, यहाँ से g से g चला जाएगा तो अंदर बचेगा रूट के अंदर H1 H2। तो ये क्या हो गया, 2 रूट के अंदर H1 H2। कुछ लोग इस रिजल्ट को याद भी करते हैं, H1 ये वाली और H2 ये वाली। अगर यहाँ पे मैं बहुत सारे होल कर दूँ, एक होल यहाँ पे कर दूँ और एक होल यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, ये वाली हाइट देखनी है, फिर ये वाली हाइट, इन दोनों होल्स को भूल जाना है। जब मैं इस होल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज पता करूं इनिशियल, तो आपको क्या करना है, ये वाली हाइट देखनी है और ये वाली हाइट देखनी है नीचे वाली, ठीक है। बाकी होल्स को भूल जाना। जब मैं इस होल्स की बात करूंगा तो इस वाले होल को भूल जाओ, ये वाली हाइट देखो और केवल ये वाली हाइट देखो। तो 2 रूट के अंदर H1 H2। सवाल पूछा गया है कि रेंज में डिफरेंस पूछा है कि ये ऐसे दे दिया कि एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे, तो किसकी रेंज ज्यादा होगी, ये सवाल पूछा गया है। तो इसको इस तरह से किया जाता है सॉल्व। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इसको। इस सवाल में देखो क्या है कि ये स्ट्रीम फ्लो है, यहाँ पे स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम, ठीक है, और ये एरिया है दे रखा है इन्होंने ऑलरेडी, ये इसका सरफेस एरिया है, ये हाइट है h, ठीक है,
और सवाल आपके पास ये है कि नीचे वाली हाइट भी आपके पास h ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम ये वाला है ना, ये जो बना रहा है यहाँ पे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा इस स्ट्रीम का, यहाँ पे कितना एरिया होगा, ये जो है ना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। देखो यहाँ से जब लिक्विड फॉलो होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी √2gh, ठीक है। अब जब यहाँ पे टकराएगा तो इसके पास ये तो कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी का कंपोनेंट √2gh, और एक होगा y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर रहा हूँ मैं, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना वाटर फॉलो आया इन उतना ही बाहर जाएगा, यहाँ पे जितना वॉल्यूम अंदर हुआ उतना ही वॉल्यूम बाहर जाएगा। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ आपके पास A1 × V1, यहाँ का एरिया A है, V1 कितना है √2gh, वहाँ का A' और यहाँ की वेलोसिटी है V, मैंने बोल दिया V। अब ये V मुझे पता करना है, कैसे करूँ। देखो नीचे हाइट है h, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ v/2, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए v/2 इनिशियल 0 होगी और 2 × g × h, तो vy आ गया √2gh। तो यहाँ पे ये vy कितना है √2gh, और मुझे रिजल्टेड वेलोसिटी चाहिए तो कितनी होगी, रूट के अंदर कितनी होगी रिजल्टेड v वैल्यू, vy² + vx²। तो ये वाली vy² + vx² उठा के यहाँ पे पुट करो तो आपके पास A' आ जाएगा। तो सवाल खत्म हो चुका है। और बर्नौलीज थ्योरम के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, मैंने जहाँ पॉसिबल हुआ मेरे से उतना मैंने आपको करा दिया है, और बाकी लेक्चर में देखूंगा, अगले लेक्चर में इसका एक